Good afternoon, everyone. I am CS Juhi Chawla over here, welcoming you on the digital platform of Gyan Sagar classes. So, today is the first day of the new batch where we are going to start with the inter batches. ठीक है बच्चे? So, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं आपका ग्रुप 1 का 5th पेपर, दैट इज योर बिजनेस लॉ एंड एथिक्स. किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? बिजनेस लॉ एंड एथिक्स की बात करने वाले हैं. भाई बिजनेस लॉ की जब बात कर रहे हैं तो आपका जो ये पेपर है ये 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. किस में डिवाइडेड है? 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है. फर्स्ट कैटेगरी जो है आपकी वो है कमर्शियल लॉ. कमर्शियल लॉ वो पेपर है जो आप लोग पढ़ के आए हैं अपने फाउंडेशन के बैच में, बट उसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग था. क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपने उसको पढ़ा था ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, और यहाँ उसको आपको करना है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से. तो ऑटोमेटिकली पढ़ने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आंसर्स लिखने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब आपको ऑप्शंस मार्क नहीं करने हैं, यहाँ पे अब आपको उन आंसर्स को लिखना है. कितने मार्क्स का आपने पढ़ा है? भाई जो आपने पढ़ा था वो आपका 100 मार्क्स का पेपर था. यहाँ पे आप देखिए मेरे बच्चे, वही सेम चीज़ हम बात करते हैं, वही सेम चीज़ जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ा है वो सिर्फ 10% का वेटेज रखता है. कितने परसेंट का? सिर्फ 10% का वेटेज रखता है. एक आप लोगों ने सेल्स ऑफ गुड्स और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किया था, वो 5 और 5, यानी इन ऑल आपका जो फाउंडेशन का बैच था वो इंटर में आके उसका कंटेंट सिर्फ 20% का रह गया है, जिसमें भी अब इसको आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ना है. ठीक है, चलिए. तो ये तो हुआ कि फाउंडेशन से इंटर में आने में हमें कितना ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. उसको अगर हटाएं तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, इस पर्टिकुलर पेपर में आपके क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है. पेपर नंबर 5 जो है आपका वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है. फर्स्ट पोर्शन जो है आपका दैट इज योर कमर्शियल लॉ, जिसको आप लोग मर्केंटाइल लॉ बोलते थे. दैट इज योर कमर्शियल लॉ. कितने मार्क्स का वेटेज रखता है? 30 मार्क्स का वेटेज रखता है. Then we have is your section B, that is industrial law, also known as labor laws. और इसका वेटेज जो आपका कितना परसेंट? 15%. Next we have is the कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2013. ये हमारा मेजर पोर्शन कवर अप करता है, विच इज ऑफ 40%, दैट इज 40 marks. And last again 15% जो अपने पास है, that is your business ethics and emotional intelligence. ये आपके 4 sections हैं जिसके अंदर आपका पूरा कोर्स bifurcated है. पेपर सेक्शन वाइज आता है? नहीं, पेपर सेक्शन वाइज नहीं आता. पेपर कैसे आता है मैम? भाई पेपर जो होता है वो आपका 25% क्या होता है? ऑब्जेक्टिव. जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज 25% क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हुआ. फिर क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8, यानी कितने क्वेश्चंस हो गए आपके? कितने क्वेश्चंस हुए? 7. ये जो 7 है इसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं. कितने मार्क्स के? 15 मार्क्स ईच. तो ये हो गया आपका 75% प्लस 25%. इसमें क्या क्या आता है? भाई जो आपका 25% ऑब्जेक्टिव है उसमें 10 तो आपके आ जाते हैं MCQs, 5 आप लोगों के आते हैं फिल-अप्स, 5 आते हैं आपके ट्रू एंड फॉल्स, और 5 आता है आपका मैच द फॉलोइंग. इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपल्सरी क्वेश्चन है इट इज ऑफ 25 मार्क्स. रिमेनिंग 75% पेपर कैसा होगा? 7 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करना है. ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 15, 75%. इस तरीके से 75 मार्क्स का वेटेज बनता है, जिसमें से भी मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये तो 1 था. क्वेश्चन नंबर 8 नॉर्मली किसका आता है? शॉर्ट नोट्स का आता है. शॉर्ट नोट्स भाई सिंपली आपको 5 शॉर्ट नोट्स गिवन है, आपको उसमें से रैंडमली कोई भी 3 अटेम्प्ट करनी है फॉर द 5 मार्क्स ईच. तो भाई 40 मार्क्स तो अपने लिए ये बहुत ईजी है. रिमेनिंग के जो अपन पेपर है वो आराम से
कर सकते हैं अगर हम रेगुलरली फर्स्ट डे से ही पढ़ाई शुरू कर दें तो। सो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपका पेपर डिवाइडेड है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि आपका पेपर पैटर्न किस तरीके से आता है, आपको किस हिसाब से अब पढ़ना है। ठीक है, अब ये हुआ अपने पेपर्स की बात। क्वेश्चन ये है कि मैम जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या चीज़ें हैं, तो भाई उसके लिए अपन आज क्या करने वाले हैं अपनी फर्स्ट क्लास में। हम लोग अपनी फर्स्ट क्लास में आज अपने सिलेबस का इंट्रोडक्शन लेंगे। क्या लेंगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स हर टॉपिक की एक एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कि किस चीज़ में आप लोग क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है, किस चीज़ में आप लोग क्या कवर अप करने वाले हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए लिखते हैं पेपर नंबर 5। ठीक है, पेपर नंबर 5 को हमने डिवाइड किया सबसे पहले ए पोर्शन के अंदर। ए पोर्शन में क्या कवर अप हुआ है हमारा? कमर्शियल लॉ। क्या कवर अप किया मेरे बच्चे? हमने कमर्शियल लॉ को कवर अप किया है। कमर्शियल लॉ में क्या क्या है? सबसे पहला टॉपिक है अपना क्या? लीगल सिस्टम इन इंडिया। लीगल सिस्टम इन इंडिया की अगर हम बात करें तो बेटा इसमें क्या कवर अप हो रहा है? इसमें कवर अप हो रहा है कि किस तरीके से कमिटी एक बिल को प्रपोज करती है और फिर किस तरीके से लोकसभा एंड राज्यसभा उस बिल को पास करते हैं और पास करने के बाद उस पर्टिकुलर बिल को किस तरीके से लॉ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लॉ बनने के बाद उसको इम्पोज करने का, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे कोर्ट्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, उसकी हिस्ट्री, ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। विच इज़ ऑफ, ये कितने मार्क्स का है? ये आपका 5 मार्क्स वेटेज रखता है। नेक्स्ट वी हैव इज योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो हम लोगों ने पढ़ा था, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे वापस से, बट अब ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इज ऑफ योर 10 मार्क्स। इसमें क्या अलग है बेटा? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका एक स्पेशल एक्ट अलग से इंट्रोड्यूस किया गया है। और स्पेशल एक्ट में हम 3 चीज़ों की बात करते हैं, 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दैट इज योर प्लेज, योर बेलमेंट एंड जो लास्ट है अपना दैट इज योर एजेंसी। तो ये तीनों में क्या डिफरेंस है ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको कहा अरे बच्चे जो ये आपके पास राइट नाउ वॉच पहनी हुई है ना, ये बहुत अच्छी लग रही है, मुझे बस एक दिन के लिए दे दो, आज मुझे एक फंक्शन में जाना है, मैं वो फंक्शन कर रहा हूँ, मैं आपको कल वापस दे दूंगी। मैंने आपसे आपकी कोई चीज़ ली है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जैसे ही वो मेरा पर्पस ओवर होगा मैं वो गुड्स आपको वापस रिटर्न कर दूंगी। इसके लिए आप मुझसे पैसे भी चार्ज कर सकते हो और मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकते हो। इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेलमेंट। क्या बोलते हैं बच्चे? बेलमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लेज। भाई जब मैं प्लेज की बात करती हूँ तो हम ज़रूर बात करते हैं कि भाई मुझे बताइए मॉर्टगेज मतलब क्या होता है, चार्ज मतलब क्या होता है, हाइपोथिकेशन मतलब क्या होता है। इन तीनों का ही एक कॉमन मीनिंग है, दैट इज किसी भी चीज़ को गिरवी रखवाना। तो हमारे कोर्स में क्या है? प्लेज। चारों में ही चीज़ें गिरवी रखी गई हैं। प्लेज में क्या है? प्लेज में जब आप अपने मूवेबल प्रॉपर्टी को, मूवेबल असेट को गिरवी रखवाते हैं। मूवेबल मीन्स योर ज्वेलरी, हम बात करते हैं यहाँ आपकी ज्वेलरी की, आपकी कार की, आपकी मशीन की, ये सब क्या है? मूवेबल असेट्स। तो मूवेबल असेट्स को जब गिरवी रखवाते हैं, पैसा लेते हैं, आपको बस जैसे ही पैसा आता है आप पैसा देते हो और अपनी चीज़ वापस ले जाते हो। तो उससे रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो आप कहाँ पढ़ने वाले हो? प्लेज के अंदर पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट वी हैव इज द
एजेंसी। भाई एजेंसी क्या है? यहाँ पे दो लोगों की और उनके रिलेशनशिप्स की बात की गई है, प्रिंसिपल एंड एजेंट। कौन से प्रिंसिपल? स्कूल के प्रिंसिपल? नहीं नहीं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल एजेंट्स। मतलब मेरा एक बिजनेस है, अब मैं हर जगह नहीं भाग सकती, तो मैंने क्या कर लिया, अपने अंदर एजेंट्स अपॉइंट किए हैं। जैसे LIC है, LIC इज अ प्रिंसिपल, दे हैव अ रिटन टेस्ट, आप वो एग्जाम क्लियर करते हो, फिर वो लोग अपने बहुत सारे एजेंट्स बनाते हैं। वो एजेंट्स क्या जा करते हैं, वो एजेंट्स घर जा जाके पॉलिसी बेचने का काम करते हैं। तो एजेंट्स क्या कर सकते हैं? प्रिंसिपल किन चीजों के लिए लाइबल है? एजेंट के कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जो प्रिंसिपल को बाउंड करते हैं? मतलब आज भाई मैं एजेंट हूं, आज मैं प्रिंसिपल यानी LIC के नाम पे कुछ भी करती हूं, तो मेरे साथ साथ फंसेगा कौन? LIC भी, क्योंकि मैं किसके नाम से काम कर रही हूं? LIC के नाम से। तो मेरे बच्चे, एजेंसी के अंदर जो एजेंट्स और जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी रिलेशनशिप, उनकी ड्यूटीज, उनकी राइट्स एंड उनकी लाइबिलिटीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या था? ये सब जो हम पढ़ने वाले हैं विथ योर जितना भी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट था, कितने मार्क्स के लिए? 10 मार्क्स ओनली। कितने मार्क्स देगा आपको? सिर्फ ये 10 मार्क्स देगा। इसके बाद हमारा टॉपिक कौन सा है? हमारा टॉपिक है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, ये 5 मार्क्स का है। इसमें क्या पढ़ा था कि भाई बाइंग और सेलिंग होती है, तो क्या सेल, अग्रीमेंट टू सेल। हमने पढ़ा था इसके अंदर क्या? गारंटी एंड कंडीशंस, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्परर, अनपेड सेलर। ये सब चीजें वापस आ रही हैं फॉर द 5 मार्क्स। नेक्स्ट वी हैव इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या है मेरे बच्चे? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये भी 5 नंबर में है। इसमें कौन से 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं? इसके अंदर आपका पहला था प्रॉमिसरी नोट, दूसरा था आपका चेक, और तीसरा था आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये 3 हम लोगों ने अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, इनके बारे में हमें वापस से पढ़ना है। और इसका वेटेज अगेन कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। इसके साथ अब हमारे 2 लॉ नए और ऐड हुए हैं इस बार, दैट इज योर पार्टनरशिप एक्ट, और इसके साथ है अपना LLP एक्ट। ये दोनों मिल के 5 नंबर का है। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव नहीं आया तो भाई एक शॉर्ट नोट टाइप या एक क्वेश्चन ही आ जाएगा दोनों चैप्टर्स को मिला के। तो जब हम पढ़ते हैं, हमें सब कुछ पढ़ने की जगह स्मार्ट स्टडी पे फोकस करना होता है। और वो स्मार्ट स्टडी ये है कि इसको हम सबसे एंड में पढ़ेंगे। जब पूरा कोर्स हो जाएगा ना, तो इस चैप्टर को उठाएंगे, क्योंकि 2 बड़े बड़े लॉज और हमें दे रहे हैं सिर्फ 5 मार्क्स। दिस इज हाउ यू गोना स्कोर हाउ मच मार्क्स? 5 + 10 + 5 + 5 + 5। कितने मार्क्स हुए हमारे? 30 मार्क्स फॉर द कमर्शियल लॉ। नाउ वी हैव द पार्ट बी। अब हमें क्या देखना है? हमारा पार्ट बी, जो कि है आपका इंडस्ट्रियल लॉ, जिसको हम लोग प्यार से लेबर लॉ भी बोलते हैं। भाई इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हमारे 5 एक्ट्स हैं। अगर मैं आपको 2016 से कंपेयर करके दूं तो आप एडवांटेज में हैं। उन लोगों के 8 से 9 इसके अंदर लॉस कवर अप हुए थे, और आपके सिर्फ 5 हैं, जिसमें से भी कुछ पुराने हैं और बाकी कुछ नया इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल लॉ आपका, पहली बात तो ओवरऑल वेटेज कितना रखता है? सिर्फ 15 नंबर का। 5 × 3 15 मार्क्स, जिसमें से स्ट्रेट अवे जो पहला है आपका, दैट इज वेज कोड। वेज कोड जो है, ये कोड ऑफ वेज एक्ट जो है 2019 में आया, ये अकेला आपको 5 मार्क्स दे रहा है। ये एक्चुअली किसका सब्स्टिट्यूशन है? ये आपका है, एक टॉपिक था पेमेंट ऑफ वेज एक्ट और दूसरा आपका था मिनिमम वेज एक्ट। तो इन दोनों को अब इन्होंने क्या कर दिया है? कंपाइल करके ये कोड ऑफ वेज एक्ट बना दिया है। इसमें क्या पढ़ने वाले हो? नाम से पता चल रहा है भाई, नाम ही काफ़ी है इसका, कि जब
लेबर्स काम करते हैं, तो लेबर्स को आप किस रेट पे हायर करोगे? रेट मतलब वो पर डे के बेसिस पे काम करते हैं, पर आवर के बेसिस पे काम करते हैं, वीकली काम करते हैं, हाफ ईयरली, सीजनल वर्कर्स होते हैं, माइन में काम करते हैं, पीस रेट के हिसाब से काम करते हैं। तो मिनिमम कितना पैसा उनको काम के लिए दिया जाएगा? ये लॉ क्यों आया? ताकि कोई भी एम्प्लॉयर उन एम्प्लॉयज़ को, उन लेबर्स को एक्सप्लॉइट ना कर सके, उनके अनपढ़ होने का, उनके अवेयर ना होने का फ़ायदा ना उठा सके। इसलिए इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया था कि भाई आपको क्या करना है, उनको मिनिमम वेजेस तो देनी है, साथ में उनको पेमेंट भी टाइमली करनी है। ठीक है, इसके साथ हमारे दो जो हैं, ये 4 टॉपिक्स हैं, 4 टॉपिक्स हैं, और ये कितने मार्क्स के हैं? सिर्फ 10 मार्क्स। पहला आपका है क्या? फैक्ट्रीज एक्ट। मैं आपको अभी सबके बारे में बताऊंगी। पहला फैक्ट्रीज एक्ट, दूसरा हम यहाँ पे बात करते हैं आपके ग्रेजुटी का, तीसरा आपका पीएफ, एंड चौथा है आपका स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ये 4 लॉज क्या हैं भाई? इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करूं तो अगेन क्या है? फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्री एक्ट हर उस फैक्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल होता है जहां पे विद बिजली, विद द एड ऑफ पावर मिनिमम 10 वर्कर्स आर वर्किंग, और विदाउट द एड ऑफ पावर मिनिमम 20 वर्कर्स आर वर्किंग। सो ये उन फैक्ट्रीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इसमें क्या होता है? इसमें रूल्स होते हैं कि भाई आपके वर्कर्स कितने बजे आएंगे, कितने बजे जाएंगे, आप कितना घंटे उनसे काम करवा सकते हो, कितना उनको ब्रेक दोगे, लंच ब्रेक कितना होगा, ओवर टाइम कितना होगा, भाई उनको सैलरी कितनी दे रहे हो, आप उन लोगों के लिए ह्यूमिडिटी तो क्रिएट नहीं कर रहे हो, नेचुरल एयर है या नहीं है, आर्टिफिशियल लाइट्स तो बहुत ज़्यादा नहीं है, नेचुरल लाइट आती है नहीं आती है, कोई वुमेन काम कर रही है तो उसको मटर्निटी लीव दे रहे हो क्या, अगर वो अपने बच्चे के साथ आती है तो क्रेच फैसिलिटी अवेलेबल हो क्या, स्पिटून्स जिनकी आदत होती है पान खा खा के थूकने के लिए, उनके लिए अलग प्लेस है या नहीं, एम्बुलेंस है या नहीं, मेस है या नहीं, फर्स्ट एड फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, बॉयज और गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स हैं या नहीं। सारे लॉज, जितनी भी एक फैक्ट्री के अंदर काम करते वक्त चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, फेंसिंग है या नहीं, आप कपड़े कैसे पहन रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है वो आँख पकड़ लेंगे, हर एक चीज़ को आपके फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर कवर अप किया गया है। नेक्स्ट वी हैव इज द gratuity. Gratuity is what? When I am working with an employer for continuous 5 years, minimum 5 years, अगर मैंने किसी फैक्ट्री को अपनी ज़िंदगी के दिए हैं, उनके साथ जुड़ी रही, उनके साथ काम किया, उनको ग्रो करते देखा, खुद ग्रो हुई, तो उन सर्विसेज के लिए मेरा एम्प्लॉयर मुझे एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेजुटी। नॉर्मली ये आपके रिटायरमेंट्स के टाइम पे आपको पे की जाती है। नेक्स्ट वी हैव इज द पीएफ। नाम तो सुना ही होगा अगेन, पीएफ दैट इज प्रोविडेंट फंड। मेरे बच्चे क्या होता है, जब आपको एम्प्लॉयर सैलरी देता है तो वो एम्प्लॉयर मेरे बच्चे क्या करता है, आपकी सैलरी से एक अमाउंट डिडक्ट कर लेता है एंड मंथली बेसिस पे, जिसको वो बोलता है पीएफ। और जितना अमाउंट उसने आपका डिडक्ट किया उतना ही अमाउंट वो भी कंट्रीब्यूट करेगा आपके पीएफ खाते में। पीएफ अकाउंट खोला जाता है, वहाँ पे आपका अमाउंट डिपॉजिट होता है। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ सेविंग। 12% हम लोग नॉर्मली अमाउंट को क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। अब आप बोलो कि सर मेरा तो 40% काट लो, मैं वैसे तो सेव करता नहीं हूँ, इस बहाने सेविंग हो जाएगी, तो आप 40% पीएफ में डाल दो। तो आप डालना चाहो डलवा लो, बट आप एक्सपेक्ट करो कि मैं 40 डाल रहा हूँ तो एम्प्लॉयर भी 40 डालेगा, नहीं, एम्प्लॉयर इज बाउंड ओनली फॉर 12%। वो उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा, जैसे ही आप छोड़ोगे आपका अकाउंट पीएफ में, जब चाहे आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इज द स्टेट इंश्योरेंस। व्हाट डज दिस मीन? भाई मेरी बात समझिए, जब मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं फैक्ट्री में काम कर रही हूँ, मुझ जैसे 5000 लोग और हैं जो सेम फैक्ट्री में काम करते हैं, मशीनों के साथ, गर्म कोयले के साथ, ऐसी किसी भी तरीके की चीज़ों के साथ हम डेली बेसिस पे डील करते हैं। अगर काम करते दौरान किसी भी एम्प्लॉयर को किसी भी तरीके की अगर इंजरी
कॉज होती है तो भाई एम्प्लॉयर कितने लोगों को कंपनसेशन के नाम पे पे ऑफ करता जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, बल्क में अपने जितने भी नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उनका इंश्योरेंस ले लेते हैं कि भाई अगर किसी को भी कोई एम्प्लॉयमेंट इंजरी कॉज होती है तो इंश्योरेंस कंपनी वाले अपने आप डील करते रहेंगे। क्या वो एक एक के नाम से इंश्योरेंस कराते हैं? नहीं। फैक्ट्री में कितने वर्कर्स डेली बेसिस पे आते हैं, कितने चले जाते हैं, हम नाम से इंश्योरेंस नहीं करते, हम नंबर ऑफ पर्सन्स के हिसाब से आपका इंश्योरेंस करते हैं। किसी को भी एम्प्लॉयमेंट इंजरी कॉज होती है, उसका मेडिकल बेनिफिट्स, काउंसिल बने हुए हैं, स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं जो आपके बिल्स वगैरह को अप्रूव करके आपको मेडिकल ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करवाती हैं। दैट वील स्टडी अंडर द स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ये टोटल मिला के 5 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स, टोटल 15 मार्क्स का आपका टॉपिक है। ठीक है, तो आपको आइडिया लग रहा है कि हम बेसिकली किस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट लॉ, किसकी बात करते हैं? कॉर्पोरेट लॉ की हम डिस्कस करते हैं हमारे कौन से प्रोविजंस? कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस, दैट इज 2013। इससे पहले ये 1956 में था, उसको नए एक्ट ने रिप्लेस कर दिया, दैट इज 2013। ये अकेला लौता जो है 40% वेटेज रखता है। इसके अंदर आपके सेक्शन 1 से लेके 22 तक तो है, साथ में पूरा डायरेक्टर्स का टॉपिक एक इंक्लूडेड है और एक की मैनेजरियल पर्सन्स KMPs इंक्लूडेड है, यानी आधी कंपनी लॉ इंक्लूडेड है। बाकी की आधी कहाँ पढ़ोगे? बाकी की आधी फाइनल में पढ़ोगे। ये तो पढ़ोगे, साथ में फाइनल में इसका एक्सपैंडेड वर्जन प्लस अलाइड लॉज आप लोग पढ़ते हो। यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ये टॉपिक्स। ये क्या है भाई? इसको समझाने के लिए मैं आपको एक ही चीज़ बोल सकती हूँ, क्या आप लोगों को फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पता है? हाँ जी, पता ही होगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में पहला पर्सन होता है सोल प्रोप्राइटर। ये एक तरीके का बिजनेस है जहाँ पे सिंगल पर्सन किसी भी बिजनेस को रन करता है। जब 2 जने बिजनेस करने लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। जब पूरी फैमिली मिलके काम करती है तो उसको क्या बोलते हैं? HUF। पूरी सोसाइटी मिलके काम कर लेती है तो उसको बोल लेते हैं क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव एक्ट्स। और इसके अंदर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स भी इसी के अंदर, मतलब जब बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं तो उनको इन 3 नामों से बोला जाता है, जो तीनों अलग अलग हैं, तीनों के रूल्स अलग अलग हैं। साथ में हम बात करते हैं किसका? अपने पार्टनरशिप हो गया। पार्टनरशिप से एक और चीज़ बनती है, दैट इज योर LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो मैंने आपको ऊपर बताया। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या है? आप है पार्टनरशिप, बट पार्टनरशिप में आपकी लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। यहाँ पे है पार्टनरशिप बट आपने अपनी लाइबिलिटी को क्या कर लिया है? लिमिटेड कर लिया है। ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है? कंपनीज का। इसीलिए हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है दैट इज कंपनी। कंपनी में कौन लोग हैं भाई? कंपनी में डायरेक्टर्स हैं, कंपनी में CS है, कंपनी में CA है, कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के अंदर CEOs हैं। ये सब मिलके कंपनी को रन करने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? कंपनी को रन करने का काम करते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, कंपनी कैसे खुलती है, कंपनी किस तरीके से काम करती है, उनको लोन लेना अलाउड है या नहीं, वो सिक्योरिटी दे सकते हैं या नहीं, वो लोगों से पैसा कब ले सकते हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस कहाँ लिखे होते हैं, ये सब आप इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कंपनीज फंक्शनल होते हैं। जिसमें आपको बताऊं, कंपनी सबसे पहले क्या होती है? इनकॉर्पोरेट होती है। इनकॉर्पोरेट को बोलते हैं कंपनी का एक तरीके से बर्थ। उसके बाद क्या होता है? कंपनी का कमेंसमेंट। कमेंसमेंट यानी कि कब वो
काम करना शुरू करती है। भाई देखते हैं अपन, बच्चा हुआ जिस दिन पैदा होता है दैट इज इनकॉर्पोरेशन, बट 6 महीने होते तक वो क्या करता है, खाना शुरू करता है, वॉक करना, मतलब वॉक इन द सेंस पैदल, वो अपनी क्रॉल करना शुरू करता है। तो उस तरीके से कंपनी का बर्थ इज इनकॉर्पोरेशन, बट कंपनी जैसे ही काम करना शुरू करती है उसको कमेंसमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर बेसिक डिफरेंस आपके 6 मंथ्स का होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पूरे कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉज, किसी भी नाम से बोलें, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपको वेटेज कितने दे रहा है, 40% का वेटेज दे रहा है। इट मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं तो भाई ये कर लो, आपका इंडस्ट्रियल लॉ ऑलरेडी अपन लोग, सॉरी जो आपका कमर्शियल लॉ है वो ऑलरेडी किया हुआ है, सोने पे सुहागा, आपको 50-60% तो यही स्कोर करने में हेल्प करता है। Next and the last topic, the D topic. C is your commercial law, D is your business ethics and your emotional intelligence. What is this? What is this means? हम बात करते हैं, ये कितने मार्क्स का है, फर्स्ट ऑफ ऑल 15 मार्क्स का। ये क्या है भाई, जब आप बिजनेस करते हो, क्या मोटिव होता है बिजनेस करने का, प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए सोसाइटी से क्या लेते हो, रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, इन रिसोर्सेज को आप यूज करते हो, नेचुरल रिसोर्स। तो सब कुछ सोसाइटी से ले रहे हो, उन्हीं लोगों से फायदा भी कमा रहे हो, उनको दे क्या रहे हो, और उसको कमाने के लिए क्या क्या कर रहे हो, कितना झूठ बोलते हो, कितना लोगों को नुकसान पहुंचाते हो, कितना बेवकूफ बनाते हो, उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक लॉ बना दिया गया, एक रूल्स बना दिए गए हैं, जिसको CSR भी बोला जाता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कि भाई अगर आप सोसाइटी से रिसोर्सेज ले रहे हैं तो आपको सोसाइटी को रिटर्न भी करना पड़ेगा। आपको प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए किसी को चीट नहीं करना, ऑनेस्टली काम कीजिए, सबको इन्वॉल्व करके काम कीजिए, गवर्नमेंट के नॉर्म्स को, रूल्स रेगुलेशंस को ध्यान रखिए। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस मानोगे ना तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट कभी आपके काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। टैक्स की चोरी मत कीजिए, इतना ज़्यादा पोल्यूशन मत कीजिए, वेस्टेज नदी में मत डालिए, रिवर्स को गंदा मत कीजिए, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट मत कीजिए। तो बेसिकली बिजनेस एथिक्स में आप क्या पढ़ने वाले हो, इट इज़ रिलेटेड विथ योर रूल्स। ये एक तरीके के रूल्स, एक एथिकल वैल्यूज़ हैं जो आप पढ़ेंगे कि भाई बिजनेस करते हैं तो एटलीस्ट ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। With that, we have the emotional intelligence. Emotional intelligence means when we are dealing with a human. हम जब एक इंसान से डील करते हैं उसका माइंड जो होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। अभी किसी सिचुएशन में आई एम वेरी हैप्पी, बट नेक्स्ट मोमेंट उसी सिचुएशन पर शायद मुझे क्या हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट। तो उस केस में मेरे बच्चे क्या हुआ, उस केस के अंदर आप किस तरीके से स्टेबल रहते हैं, किस तरीके से काम रहते हैं, किस तरीके से अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करते हैं, दैट इज़ योर इमोशनल इंटेलिजेंस। इट इज़ अगेन ऑफ 15 मार्क्स। तो अगर हम इसको शॉर्ट में लेके जाएं तो ये मेरे बच्चे क्या है, ये आपका पेपर नंबर 5 की पूरी डिटेल्स हैं जो आप कैसे पढ़ने वाले हो, कैसे कवर अप करने वाले हो। ठीक है, फर्दर अगर आपको क्लासेस है तो ऑब्वियसली हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, हमारा स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक्स। फर्दर अपडेट्स के लिए आपको ज्ञान सागर क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, CMA अक्षय सेंस चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो आपको सारी यूजफुल वीडियोस, नोट्स, लेक्चर्स सब अवेलेबल होता जाए। विद दैट यू कैन डाउनलोड द CMA card. Thank you all for today. This was a basic introduction. We'll come up with more videos where we'll be covering the topics. Thank you.